बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। हमने एंटीबायोटिक वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो नेक्स्ट हमारे पास आज, क्योंकि पहले हमने 2-3 लेक्चर सलवाल सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में बनाए थे, और आज हम जो है ना पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। तो उसमें सबसे मेन क्लास है हमारे पास है वो टेट्रासाइक्लिन है। टेट्रासाइक्लिन के बारे में आज डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस के हवाले से नहीं पढ़ा तो वो ज़रूर एक मतलब लेक्चर सुन लें, ताकि जो है ना आपके पहले वाले टॉपिक जो है ना कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना आप टेट्रासाइक्लिन की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जिस तरह पेंसिलिन के हवाले से आपको साथ साथ एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, तो टेट्रासाइक्लिन भी जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और डेली लाइफ में भी जो है ना इसका यूज हो रहा होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट लेक्चर होने की नाते आप जो है ना इसको गौर से सुनेंगे और स्टार्ट से एंड तक जरूर सुनेंगे। चलिए हम जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन को अगर क्लास के हवाले से देखा जाए तो ये क्लास के हवाले से दो क्लासों में इसको जो है ना हम रख रहे होते हैं। एक जो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, ठीक है, यानी इसके अंदर हमें क्या करना होगा कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस हो रही होती है उसको इनहिबिट वाले जो है ना स्टेप की तरफ लेके जा रहे होंगे। अब उसके बाद जो है ना हमारे पास दूसरा, अगर एक्शन के हवाले से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो इस तरीके से ये दो क्लासेस के अंदर आ रहा होता है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन इसके अंदर 4 रिंग होता है, टेट्रा मीन होता है 4, साइक्लिन मीन होता है रिंग। तो इसकी जो ऑब्टेन यानी इस सोर्स इसका क्या है, सॉइल एक्टिनोमाइसीट्स, इससे हासिल किया जा रहा होता है। तो सबसे पहली जो डिस्कवर की गई थी वो क्लोटेट्रासाइक्लिन जो है ना थी, जो कि इस ग्रुप की सबसे पहली एंटीबायोटिक जो है ना डिस्कवर की गई थी। उसके बाद जो है ना हम क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इसके एक्शन की बेस पे बनाई गई है। जिस तरह जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन होगा वो शॉर्ट एक्टिंग होगी, इंटरमीडिएट है, लॉन्ग एक्टिंग है, और एक न्यूअर आगे क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग का जाहिर है इसका जो है ना ड्यूरेशन भी शॉर्ट है, उसका हाफ लाइफ भी शॉर्ट है। तो हाफ लाइफ इसकी जो है ना 6 आवर तक होती है। तो इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन है, क्लोटेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है। ये 3 ड्रग जो है ये इसके अंदर मतलब शॉर्ट एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन के अंदर आ रहा है। उसके बाद है इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर है, इसकी हाफ लाइफ अगर देखा जाए तो ये 12 आवर होती है। और इसके अंदर डिमिक्लोसाइक्लिन है, डिमिक्लोसाइक्लिन और मेथासाइक्लिन है, ये 2 ड्रग है। ये 2 इस कैटेगरी में आ रहे हैं जो इंटरमीडिएट या इनकी हाफ लाइफ जो है 12 आवर तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर यानी इसकी अगर हाफ लाइफ को देखें तो 18 आवर के लगभग होती है। और इसके अंदर है डॉक्सीसाइक्लिन है और मिनोसाइक्लिन, यानी 2 इसके अंदर बताए गए। उसके बाद ये न्यूअर अभी रिसेंटली जो है ना इसको डिस्कवर किया गया, कुछ बुक्स में इसके अलग क्लास में भी रखा गया, लेकिन इसकी अगर हाफ लाइफ तो देखा जाए तो 36 आवर होती है। और टेगीसाइक्लिन इसके अंदर एक ही ड्रग है जो कि न्यूअर के तौर पे जानी जाती है। कुछ चंद एक पॉइंट आपको मजीद बता देते हैं कि टेट्रासाइक्लिन आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, यानी टेट्रासाइक्लिन जब खुद यानी इसके अंदर साल्ट फॉर्म में मौजूद नहीं होती तो उस वक्त ये वाटर के अंदर सॉल्युबल ज़्यादा नहीं यानी स्लाइटली सॉल्युबल होती है। लेकिन इसकी जो एक्सेल वाला साइड साल्ट फॉर्म है, एक्सेल के साथ लगा होता है, आप अक्सर फार्मूलेशन के अंदर देखेंगे तो उसके साथ जो है ना टेट्रासाइक्लिन के साथ एक्सेल जरूर लगा होगा, हाइड्रोक्लोराइड जो है ना लिखा होगा। तो इसका मतलब ये कि इसका ये साल्ट है जो कि मोर सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर टू जो यानी फ्री फॉर्म में जो होती है टेट्रासाइक्लिन, उसकी निस्बत इसका साल्ट जो है ना ज़्यादा सॉल्युबल होता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का यानी किस रूट के जरिए से इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, इसके अंदर है ओरल है, पेरेंटल है और टॉपिकल यूज के लिए हम इन्हीं रूट को फॉलो करते हुए हम इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद है कंट्रा इंडिकेटेड, कुछ इसकी कंट्रा इंडिकेशन है यानी जिसके साथ हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, जिसके अंदर है मिल्क है, अक्सर जो है ना बच्चों में खास तौर पे, बल्कि इसके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा है, वाई द टेट्रासाइक्लिन इज नॉट यूज्ड इन 18 वाई द टेट्रासाइक्लिन इज नॉट यूज्ड इन चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर्स ओल्ड। तो इसकी यही वजह होती है कि यानी वो मिल्क के साथ कंटेंट करेगी, ये कॉम्प्लेक्स बना रही है, चिलेट बन जाता है जो कि अनएब्जॉर्बेबल जो है ना क्या कहता है कि अनएब्जॉर्बेबल
कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो फिर इसी वजह से ये कंट्राइंडिकेटेड है। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एंटीसिड है, आयरन है, सुक्राल वगैरह है, ये सारे के सारे वो प्रोडक्ट हैं जो कंट्राइंडिकेटेड, यानी इनके साथ जो है ना हम कभी भी टेट्रासाइक्लिन को नहीं दे रहे होंगे। उसके बाद आ गई बात कि आईएम, अगर इंजेक्शन के जरिए से हम आईएम रूट को इस्तेमाल करते हुए अगर दे रहे हैं तो उस दौरान जो है ना इरिटेशन और इसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो सकती है, तो इसलिए हम इस रूट को ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे होते। उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन और मिनोसाइक्लिन, ये वाइड टेट्रासाइक्लिन की क्लास में से दो ड्रग हैं जिनको आईवी रूट के जरिए से हम दे रहे होते हैं, क्योंकि जो बाकी होती हैं वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है ना ये काज कर रही होती हैं, तो इसलिए ये जो है ना ये दो टेट्रासाइक्लिन की क्लास में से हैं जिनको हम आईवी रूट के जरिए से देते हैं। बाकी जो ड्रग्स हैं उसको हम अदर रूट यानी ओरल रूट को इस्तेमाल करते हुए या टॉपिकल रूट को इस्तेमाल करते हुए या इन्फ्यूजन वगैरह में इसके अंदर हम मिक्सअप कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो है ना इसके चंद यानी इसकी क्लासिफिकेशन हमने देख ली है, चंद पॉइंट देख लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ही कुछ पॉइंट है टेट्रासाइक्लिन के रिलेटेड है, जिसके अंदर हम इसके स्पेक्ट्रम की अगर बात कर ले तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये तकरीबन ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इसको जो है इस्तेमाल किया जाए एक्सेप्ट फंजाई, यानी फंगस के अगेंस्ट हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, बाकी तकरीबन हर टाइप के जो बैक्टीरिया है, वायरल है, उसके बाद हम प्रोटोजोआ इसके अगेंस्ट जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुछ ये एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह कोकी के अंदर कोका ये जो बैक्टीरिया के टाइप है इसके अंदर जो है ना ये इनिशियली जो है ना ऑल टाइप ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब जो ये स्टेप्टोकोकस पायरोजिन्स है, स्टेफिलोकोकस आरियस है और मैथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस आरियस, इसके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है और इंटेरोकोकी के अगेंस्ट जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा क्लोस्ट्रेडिया है, प्रोपाइनो बैक्टीरियम है और स्पायरोक्यूस है, और हमारे पास जो है ना प्रोटोजोआ वगैरह, ये कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो इसमें रेजिस्टेंस जो है ना अगर बात कर ले रेजिस्टेंस की, तो बैक्टीरिया क्या करता है, एक तो टेट्रासाइक्लिन की अपटेक को एक तो ये कम कर देता है, और दूसरा अगर वो अपटेक हो गया है तो उसकी रिफ्लेक्स कर देता है, अपने सेल से उसको जल्दी से बाहर की तरफ पुशअप कर देता है। तो इस तरीके से जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप होती है। दूसरा क्या है, डिस्प्लेसिंग द टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम बाइंडिंग साइड, यानी टेट्रासाइक्लिन ने जिस साइड के ऊपर जिस बाइंडिंग साइड के ऊपर जाके इफेक्ट करना होता है, बाइंड होना होता है, तो उसको उससे जो है ना डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो ये बैक्टीरिया इस तरीके से कर रहा होता है, एक तो डिस्प्लेस कर रहा होता है। तीसरी बात क्या है कि ये एक्टिवेट द एंजाइम दैट इनएक्टिवेट द टेट्रासाइक्लिन, यानी ऐसे एंजाइम को वो एक्टिवेट कर देता है जो इस टेट्रासाइक्लिन यानी एंटीबायोटिक को इनएक्टिव कर देगा। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेप के जरिए से कोई भी बैक्टीरिया जो है ना टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। आगे इंपॉर्टेंट इससे एडवर्स इफेक्ट है, ये अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं टेट्रासाइक्लिन के एडवर्स इफेक्ट। तो सबसे पहले अगर जीआईटी के वाले से देखें तो इसके अंदर इरिटेशन है, यानी जीआईटी की बात करें तो इसके अंदर इरिटेशन है, बर्निंग है, अल्सर वगैरह काज कर सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया वगैरह, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। उसके बाद है हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाई डोज के ऊपर क्या होता है, जैंडिक वगैरह ये प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद रीनल टॉक्सिसिटी के अंदर, क्योंकि इस एंटीबायोटिक की वजह से नाइट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो उसकी वजह से पॉलीयूरिया हो जाता है। उसके बाद फोटोटॉक्सिसिटी, बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट इसका है, यानी ये अक्सर जो है ना आपके एमसीक्यू पॉइंट में भी पूछा जाता है। तो ये स्किन इरिटेशन वगैरह, एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है, अगर आप सनलाइट के एक्सपोजर में चले जाते हैं तो उस वक्त ये जो है ना फोटोटॉक्सिसिटी देखने को मिल जाती है। उसके बाद है टीथ बोन, इसके अंदर क्या होता है, पहले हमने मिल्क प्रोडक्ट के बारे में, डेयरी प्रोडक्ट के बारे में उस वक्त पढ़ रहे थे, तो उधर भी हमने यही कंट्राइंडिकेशन देखा था, क्या कि वहां पे चिलेट यानी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कैल्शियम के साथ टेट्रासाइक्लिन जो है ना कॉम्प्लेक्स बना लेती है, तो उस वक्त क्या होगा, आर्थोफॉस्फेटेज कॉम्प्लेक्स जो है ना ये टीथ की बोन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो उनका कलर जो है ना येलोइश टाइप हो जाता है। उसके बाद है सुपर इन्फेक्शन,
ड्यू टू इंटेस्टाइनल फ्लोरा, क्योंकि इस टेट्रासाइक्लिन की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ना क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो उनकी वजह से, क्योंकि वो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी वजह से ये सुपर इन्फेक्शन, यानी एक इन्फेक्शन का तो हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बल्कि ट्रीटमेंट के दौरान ही एक नए टाइप जो है ना हमें इन्फेक्शन देखने को मिल रहा होता है, उसको हम सुपर इन्फेक्शन बोल रहे हैं, यानी एडवर्स इफेक्ट के तौर पे भी देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर लोकल की बात कर ले तो आईवी इंजेक्शन जब हम दे रहे होते हैं, तो आपको पहले भी बताया है कि ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है ना ये काज कर रहा होता है। तो इसलिए हम ये ज़्यादातर प्रेफर कर रहे होते हैं ओरल रूट के ज़रिए से इसको इस्तेमाल करते हैं, या अदर रूट को इस्तेमाल करते हुए, यानी 3 रूट हमने पढ़े हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से हम टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो है ना ये टेट्रासाइक्लिन के हवाले से था। बाकी यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।